6 एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो पिछला वीडियो हमने देखा इसी से रिलेटेड, जो फर्स्ट वीडियो मेरा था पिछला, उसमें हमने इस चैप्टर को लगभग हाफ हमने फिनिश कर दिया था और हमने देखा था किस प्रकार से जो डेमोक्रेसी वो काम करती है और कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी जो है उसके अंदर जो तीनों ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और इसी कारण से वो एक दूसरे की जो लिमिटेशंस हैं उनको भी वो फॉलो करते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पब्लिक ओपिनियन। अब पब्लिक ओपिनियन क्या है? पब्लिक ओपिनियन इज द ओपिनियन दैट पीपल हैव अबाउट एन इश्यू। अब पब्लिक ओपिनियन मतलब, पब्लिक मतलब आप और हम लोग, आम जनता। ओपिनियन मतलब उनका व्यू, उनका नजरिया, उनका उसके बारे में उनकी राय, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर मुद्दा है उसके ऊपर उन लोगों की राय क्या है, इसी को कहा जाता है पब्लिक ओपिनियन। अब जैसे कि इसके एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि किसान आंदोलन चल रहा है, तो अब किसान आंदोलन के ऊपर पब्लिक ओपिनियन क्या है कि पब्लिक क्या सोचती है। बहुत सारे लोग आप टेलीविजन पे देखते होंगे उसकी फेवर में बात करते हैं कि किसानों को बहुत परेशान किया जा रहा है, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। और बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो उसके अगेंस्ट में हैं, बोल रहे हैं कि ऐसे ही ये तो दूसरी पार्टी वाले नाटक कर रहे हैं। तो यानी कि इसको कहा जाता है पब्लिक ओपिनियन, यानी कि किसी भी मुद्दे के ऊपर लोगों की राय। सिंस डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, देयर ओपिनियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सेटअप। अब जैसे कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी जो होती है वो सरकार बनाई जाती है लोगों के द्वारा, यानी कि डेमोक्रेसी में सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है? लोगों के द्वारा, दैट इज बाय द पब्लिक। तो इसी कारण से डेमोक्रेसी के अंदर उनका ओपिनियन भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। पब्लिक ओपिनियन गिव्स पीपल अ वॉइस टू एक्सप्रेस देयर व्यूज अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो पब्लिक ओपिनियन जो है उसके द्वारा लोगों को एक आवाज मिलती है जिससे वो सरकार की फंक्शनिंग के बारे में अपने व्यूज, अपने जो राय है वो व्यक्त कर सकते हैं कि सरकार का कार्य जो है ठीक है या गलत चल रहा है। एवरीथिंग दे कैन एक्सप्रेस। इट कैन बी वॉइस्ड इन वेरियस वेज सच एज थ्रू मास मीडिया। तो इसको रेज करने का, यानी कि लोगों की आवाज बनकर अगर हम बात करें तो जो हमारा मीडिया है, खासकर हम बात करें टेलीविजन चैनल्स की, तो ये सब जो है खासकर न्यूज चैनल्स जो है उनकी बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट एंटरटेनमेंट चैनल्स। तो मास मीडिया के अंदर जैसे कि टेलीविजन हो गया, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एक्सेट्रा आती हैं, तो ये सब जो है ये पब्लिक वॉइस है एक तरह से, यानी कि लोगों की आवाज को ये लोग उठाते हैं थ्रू प्रोटेस्ट। अब जैसे कि आप ये भी देखते हैं कि प्रोटेस्ट वगैरह की जाती है जगह जगह पर, डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करवाया जाता है, दर्शाया जाता है कि किस तरीके से काम हो रहा है। स्ट्राइक्स के द्वारा लोग हड़ताल करते हैं। तो इस तरीके से चीजों को सामने रखा जाता है। अब देखिए जो किसान आंदोलन है उसमें आप देख सकते हैं लोग धरने पे बैठे हैं, लोग चक्का जाम करके, यानी कि जगह जगह बैठे हुए हैं धरने पे। तो ये एक मास, मतलब एक बहुत ही ज्यादा बड़े ग्रुप में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर इसके अलावा स्ट्राइक्स भी की जाती है जगह जगह। मास मीडिया यानी कि टेलीविजन वगैरह के माध्यम से भी ऐसा होता है। अर्णव 2 मिनट के लिए बेटा रुकना, 2 मिनट रुकना, चलो। पब्लिक ओपिनियन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द गवर्नमेंट इन इट्स डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज। अब पब्लिक ओपिनियन जो है वो सरकार को, जो वो डिसीजन लेती है, अब देखिए सरकार जो है वही डिसीजन लेती है सब, तो उसके डिसीजन लेने में उसको इन्फ्लुएंस करना मतलब अफेक्ट करना। अब जैसा पब्लिक का ओपिनियन होगा सरकार को उसी से रिलेटेड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अब देखिए पब्लिक जो है अगर वो किसी चीज के विरोध में है तो सरकार उसके फेवर में अगर डिसीजन लेती है तो पब्लिक नेक्स्ट टाइम उनको वोट नहीं देगी। तो इस प्रकार से सरकार जो है वो पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रखते ही अपनी डिसीजन लेती है, अपनी पॉलिसीज बनाती है। जैसे कि आपने देखा किसान आंदोलन के समय जो 3-4 कानून जो बनाए गए हैं सरकार के द्वारा वो किसानों को फेवरेबल नहीं लग रहे हैं, इसलिए वो प्रोटेस्ट पे आ गए और ये प्रोटेस्ट लगभग 2 महीने से लगभग जारी है। थ्रू पब्लिक ओपिनियन द गवर्नमेंट कैन मेजर द मूड एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस टू स्टे इन पावर। देखिए बहुत ही जरूरी है पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन के द्वारा सरकार जो है वो लोगों के मूड को, यानी कि लोग किस प्रकार की बातें सोचते हैं, उनका नजरिया क्या है, किस प्रकार का वो डिसीजन चाहते हैं सरकार से, उन चीजों को वो समझकर उसी के हिसाब से वो इन अकॉर्डेंस, यानी कि उसी के अकॉर्डिंगली वो एक्ट करते हैं। यानी कि अगर पब्लिक जो है किसी चीज से परेशान है तो सरकार उससे रिलेटेड कानून लाकर लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो पावर में रह सके। अगर देखिए लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो लोग जो हैं वो सरकार को वोट नहीं देंगे। अब जैसे कि प्रेजेंट टाइम में देखें हम लोग तो किसान आंदोलन में काफी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ही लगभग पूरी मात्रा में हम देखें तो भारत भर जुड़ा हुआ है ऐसे में। तो अब सरकार के सामने ये टेढ़ी खीर है, ये बहुत ही मुश्किल एक डिसीजन है। अगर वो इस डिसीजन को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में अगले इलेक्शंस के अंदर
एक भी किसान और बहुत सारे लोग जो हैं जो इसकी फेवर में हैं किसानों की, वो लोग सरकार को वोट नहीं देंगे और हो सकता है कि सरकार गिर जाए, यानी कि अगली बार ये लोग ना जीत पाए। इसी कारण से पब्लिक ओपिनियन जो है उसको जानना और उसके हिसाब से एक्ट करना ये बहुत ही जरूरी है। Thus we see that public opinion forms an important source of feedback for the ruling party। तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो एक रूलिंग पार्टी के लिए एक फीडबैक के तौर पे काम करता है। फीडबैक मतलब देखिए, अब सरकार अपनी मर्जी से अगर रूल बनाती रहेगी तो बहुत सारे रूल्स ऐसे होंगे जो पब्लिक के अगेंस्ट में जाएंगे और पब्लिक को पसंद नहीं आएंगे तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन अगर पब्लिक ओपिनियन के द्वारा सरकार को पता लगता रहे कि लोग क्या चाहते हैं तो उसके हिसाब से सरकार जो है अपने कानून बनाती रहेगी और एक्ट करती रहेगी। तो इस प्रकार उनकी पार्टी जो है वो लंबे समय तक भारत पे राज कर सकती है। हम कह सकते हैं कि वो बने रह सकती है सत्ता में। हम आगे देख सकते हैं अभी, इन 2013 द लोकपाल एक्ट केम इनटू बीइंग। इट एम्ड एट सेटिंग अप एन इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शंस अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज। The name Lokpal is derived from the Sanskrit word Lok and Pal means caretaker, thus meaning caretaker of people। तो हम कह सकते हैं कि 2013 के अंदर एक एक्ट पास किया गया था जो कि लोकपाल बिल के नाम से जिसको जाना जाता है, और इसके मुताबिक जो लोग यानी कि करप्शन के जिनके अगेंस्ट में केस हैं, यानी कि बहुत सारे हमारे देश के अंदर करप्शन तो खैर जगह जगह फैली हुई है पूरे मुल्क के अंदर हमारे, तो ऐसे लोग जिनके ऊपर करप्शन का एलिगेशन लगा है, यानी करप्शन के जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, भले वो पब्लिक फंक्शनरी यानी कि कोई वो नेता है या फिर कोई ऑफिसर है, यानी कि सरकारी अफसर है या सरकारी नेता है, उन सब के खिलाफ एक्शन लेने के लिए ये बिल बनाया गया था कि कोई भी व्यक्ति है, भले वो कोई नेता है, भले वो कोई अफसर है, सरकारी बाबू है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है लोकपाल बिल के अंतर्गत। अब लोकपाल का मतलब यहाँ बताया गया है, ये संस्कृत शब्द से लिया गया है। लोक मतलब पीपल और पाल मतलब केयर टेकर, यानी कि लोगों के केयर टेकर के रूप में लोकपाल बिल को देखा जाता है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ मास मीडिया इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ पब्लिक ओपिनियन, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मास मीडिया दैट यू कैन स्पॉट इन दिस पिक्चर। तो यहाँ पर पिक्चर के अंदर आपको बहुत सारे जो मास मीडिया के जो सोर्सेज है वो देखने को मिल रहे हैं। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। अब यहां पर हम पहला टॉपिक इसका दिया गया है रीजन फॉर कन्फ्लिक्ट, कि कन्फ्लिक्ट मतलब होता है एक मतभेद होना या फिर झड़प होना या लड़ाई होना या झगड़ा होना, इस तरीके से। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स सोशल, कल्चरल, ज्योग्राफिकल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स। दिस डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स टू वेरिड ओपिनियंस, डिफरिंग लाइफस्टाइल्स एंड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अब भारत जो है एक बहुत ही बड़ा मुल्क है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क होने की वजह से यहाँ पर हम देखते हैं तरह तरह के लोग रहते हैं, कल्चर अलग है, ज्योग्राफिकल एरियाज़ के हिसाब से देखें वो भी ज्योग्राफी भी अलग अलग है भारत देश की, विभिन्न यानी कि डाइवर्स है। सोशल लेवल पे भी देखा जाए तो बहुत सारी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिकली देखें तो भी अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, बहुत अमीर लोग भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं, पुअर भी हैं, तो इस तरीके अपर मिडिल क्लास भी हैं। तो इतने लोगों के होते हुए हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इतने तरह के लोग हैं तो उनके ओपिनियन भी अलग अलग होंगे। ऑब्वियसली ओपिनियंस का अलग अलग होना एक जायज़ बात है, क्योंकि इतने बड़े मुल्क के अंदर हम नहीं कह सकते हैं कि सब लोग एक ही मत के साथ या एक ही सोच के साथ चलें। ज़्यादा लोग हैं तो ऑब्वियसली उनकी सोच भी उसी तरीके से भिन्न भिन्न देखने को मिलेगी। दीज डिफरेंसेज डिवाइड द पीपल इनटू ग्रुप्स, और इन्हीं डिफरेंसेस कारण लोग जो हैं आपस में ग्रुप में बटे हुए हैं। This sometimes disturb the peace and harmony in the country and leads to insecurity and tension among the groups। अब ये जो ग्रुप्स में बटे हुए लोग, जैसे कि आप देखिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं, तो जहाँ पर जो लोग पर्टिकुलर एक ही तरह के लोग रहते हैं तो वो अपना ग्रुप बना लेते हैं। यानी कि भले वो स्टेट वाइज ले लो, भले स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज ले लो, या फिर अपनी कमिटी या फिर अपनी कम्युनिटी या अपने रिलीजन को लेकर ले लो, या फिर अपनी पर्टिकुलर कास्ट को लेकर ले लो। तो यानी कि ग्रुप्स फॉर्म किए गए हैं भारत के अंदर। अब ये ग्रुप्स जो हैं ये कभी कभी इनके बीच में, जब दो ग्रुप्स के बीच में, दो धर्मों के लोगों के बीच में कभी कभी ऐसी टेंशन्स क्रिएट हो जाती हैं जो देश की शांति और एकदम जो हम बात करें हार्मनी यानी कि शांति, पीसफुलनेस जो है उसको डिस्टर्ब कर देता है, और इससे इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है देश के अंदर और टेंशन पैदा हो जाती है।
ऑल दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, और इसी कारण से कॉन्फ्लिक्ट यानी कि आपस में झगड़े पैदा हो जाते हैं, और जो कभी कभी हमें वायलेंट तौर पे भी देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा उससे हिंसक भी हो जाती है। Conflicts also take place when a section of people don't always agree with existing policies or decisions. Conflicts तब भी होती हैं जब एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोग, पर्टिकुलर ग्रुप के लोग पॉलिसीज या फिर डिसीजन से अग्री नहीं करते हैं, यानी कि जो भी पॉलिसी बनाई गई है, जो भी डिसीजन लिया गया है, उससे वो अग्री नहीं करते हैं, उससे वो सहमत नहीं है, तो इस कारण से भी उनके बीच में मतभेद पैदा हो सकते हैं। वो लोग हमेशा ही उसका विरोध करेंगे, तो ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट्स यानी कि झगड़ा होने ही वाला है। दे मे फील दैट दोज पॉलिसीज आर अनफेयर और गो अगेंस्ट देम। उन लोगों को ये भी फील होता है कि जो पॉलिसी सरकार ने बनाई है वो उनके लिए अनफेयर है और उनके अगेंस्ट में भी जा सकती है। Sometimes all sections of society may not be included or given a share of power. This inevitably leads to a conflict as that group might feel isolated or alienated. अब ऐसा भी होता है कभी कभी कि जो पावर बांटी जाती है, यानी कि पावर यानी कि हर एक जो कम्युनिटी है, भारत के अंदर जो संविधान बनाया गया उसमें हर एक धर्म के, हर एक जाति के लोगों को शामिल करके लिखा गया था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कारण से एक पर्टिकुलर ग्रुप का जो ग्रुप है, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के जो लोग हैं, उनको ऐसा फील होता है कि उनको पावर नहीं दी गई है, उनको यानी कि इग्नोर किया गया है उस सेक्शन के, पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों को। तो ऐसे में वो लोग जो हैं वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं कि भाई हमें इग्नोर किया गया है, हमें दे फील लाइक एलिनेटेड, यानी कि उनको फील होता है कि हमें बराबर का दर्जा नहीं दिया गया, हमें इग्नोर किया गया है। दिस में ऑल्सो लीड टू कन्फ्लिक्ट्स विद इन द सिस्टम, और इससे भी कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं सिस्टम के अंदर। दो कन्फ्लिक्ट्स अफेक्ट द पीस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, वी मस्ट नॉट ऑलवेज लुक अपॉन देम एज समथिंग नेगेटिव। अब ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ये देश की पीस और डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं ऑब्वियसली। अब ऑब्वियसली जब देश के अंदर झगड़े होंगे, दंगे होंगे, तो ऐसे में देश की डेवलपमेंट और देश के अंदर पीस, शांति जो है उसको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन हमें हर समय हम कहें कि हर बार ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ये हमेशा नेगेटिव होंगी, ये हमारे लिए ठीक नहीं। कभी कभी हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं ये भी ज़रूरी हैं, ताकि देश जो है, उसकी सरकार जो है, वो अपनी मनमानी ना कर सके। Disagreements which are expressed in a healthy and non-violent way are actually good for a democratic setup, as they enable all sections of the society to have a say in how they would like to be governed. अब डिसएग्रीमेंट यानी कि अगर कुछ पर्टिकुलर ग्रुप या फिर पूरे देश के अंदर ही किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, वो शांतिपूर्ण तरीके से यानी कि नॉन वायलेंट वे में, यानी कि बिल्कुल भी दंगा फसाद नहीं हो रहा है, शांति से सब कुछ किया जा रहा है, तो ऐसे में ये डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए बहुत ही अच्छा है। यानी कि विरोध करना, अगर हम बात करें देश के अंदर कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रही हैं या फिर मतभेद पैदा हो रहे हैं, तो वो कभी कभी अच्छा भी होता है, हर बार वो खराब नहीं। ऑल्दो अगर वायलेंटली किया जाए, यानी कि तोड़ फोड़ की जाए, आप देखते हैं जब भीड़ इकट्ठी होती है तो मारामारी चालू हो जाती है, आग लगा देते हैं गाड़ियों में, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तोड़ा जाता है, तो उस समय तो नुकसान है। लेकिन अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे कि अभी आप देखिए जो किसान भाई लोग बैठे हैं हमारे, दे आर पीसफुली प्रोटेस्टिंग, वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, वहाँ पर कोई भी वायलेंस नहीं हुई है, लगभग 2 महीने से वहाँ बैठे हैं वो लोग। बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो मारे भी जा चुके हैं बेचारे, ठंड के कारण वहाँ पर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो ऐसे में देखा जाए कि वो शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं वहाँ बैठकर। तो अगर पीसफुली किसी भी प्रोटेस्ट को किया जाए तो उससे बहुत फ़ायदा होता है कि सरकार जो है वो ये जानती है, फिर उसको ये पता लगेगा सरकार को कि ये लोग जो है किस तरीके से अपने आप को गवर्न करना चाहते हैं, कि किस तरीके का ये रूल चाहते हैं। अब किसी व्यक्ति ने अभी जैसे कोई रूल बनाकर लोगों के ऊपर थोप दिया, अब लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। अगर लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं होगा तो वो रूल जो है, जो भी सरकार ने बना दिया है, वो उनको मानना पड़ेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में उनको अधिकार दिया गया प्रोटेस्ट करने का, तो प्रोटेस्ट करने से सरकार को पता लगेगा कि ये जो हमने कानून बनाया है ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, लोगों की फेवर में नहीं है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनकी फेवर में नहीं है, तो वो इसको खारिज कर देंगे या इसको वापस ले लेंगे। तो ऐसे में पब्लिक, सरकार को ये पता लगा कि लोगों की राय क्या है, कि लोग क्या चाहते हैं। जैसे कि अभी किसान आंदोलन के मामले में कहा जा रहा है कि मोदी साहब, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम ये फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फार्मर्स ये बिल लाए हैं, बट फार्मर्स दे आर अगेंस्ट दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार जबरदस्ती भला करना चाहती है, और जो किसान है वो बोल रहे हैं कि हमें भला नहीं करवाना है। तो यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति, जो किसान है, जो रियल में जिसको इससे फ़ायदा हो या नुकसान हो रहा है, वो व्यक्ति ये नहीं लेना चाहता है, यानी कि उसको ये नहीं चाहिए बिल, भले वो उससे उसका फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, वो उनकी सोच है, वो कह रहे हैं कि हमें ये बिल नहीं चाहिए।
तो ऑब्वियसली इसीलिए वो लोग धरने पे बैठे हैं। लेकिन सरकार जो है उस बिल को वापस न कर कर वो जबरदस्ती समझिए कि इस बिल को पास करके बैठे। अगर अब ये पब्लिक ओपिनियन यहाँ पर जनरेट किया जा रहा है, इसमें हमारा आपका कोई राय नहीं है, लेकिन ये पब्लिक ओपिनियन की बात है कि जो किसान जिसके लिए ये कानून बनाया गया है वो इससे खुश नहीं है, तो ऑब्वियसली इसको सरकार को कहीं ना कहीं इस पर विचार दोबारा करना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो लोग हैं वो अपनी आवाज़ उठाकर अपनी वॉइस को रेज करके वो सरकार के खिलाफ अगर हेल्दी तौर पे नॉन वायलेंटली पीसफुली अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार जो है उसको ये भी पता लगता है कि लोग जो है वो क्या चाहते हैं। दिस इज ऑल्सो मीन टू इंश्योर that the government respond to the needs of a vast majority of the people and not just a handful। तो इससे एक चीज़ ये भी पता लगती है कि सरकार जो है वो पूरे मुल्क यानी कि देश की पब्लिक की आवाज़ सुने, पूरे देश की जनता की आवाज़ सुने, ना कि हैंडफुल यानी कि कुछ गिने चुने लोग जो उसकी फेवर में हैं। सपोज बहुत सारे लोग इस बिल की फेवर में भी होंगे, तो सरकार जो है उसको ये देखना है कि ये मुट्ठी भर लोगों की वजह से इतने सारे लोगों को वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग इसके विरोध में हैं, तो इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो देश के अंदर क्रिएट होते हैं। अब अगला हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिजॉल्व इन वेरियस वेज। कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। वन ऑफ द वेज इज फॉर द गवर्नमेंट टू लिसन टू द एग्रीव्ड पार्टीज एंड फाइंड आउट द कॉजेज फॉर डिसकंटेंट। सबसे पहला इसका तरीका ये है कि सरकार जो है वो बातचीत के द्वारा सुने। क्या सुने? वो सुने कि लोग क्या चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, लोग क्या चाहते हैं, यानी कि पार्टीज का मतलब यहाँ पर कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो पब्लिकली बोले, भले वो लोकल लोग हैं या फिर कोई पार्टी जो है, भले वो कोई राजनीतिक पार्टी जिसका विरोध करे, उसको सुने और फाइंड आउट करे कि उनके असंतोष का क्या कारण है, इनकी वो लोग संतुष्ट नहीं है, वो क्यों संतुष्ट नहीं है, उसको वो जाने, उसका वजह ढूंढे कि इन लोगों को क्या डाउट है। थ्रू डायलॉग एंड नेगोशिएशन, इसके लिए वो डायलॉग का मदद ले सकते हैं। डायलॉग का मतलब फिल्मी डायलॉग की बात नहीं की जा रही है, ये बात की जाए डायलॉग मतलब बातचीत। नेगोशिएशन मतलब आपसी मिलजुल कर बैठ कर नेगोशिएट करना, यानी कि अगर कुछ उन्होंने गलत किया है तो उसके लिए लोग जो हैं वो समझ जाएं कि सरकार ने अगर जो कुछ गलत किया है तो उसको मनवाने के लिए वो उसके अंदर करेक्शंस करवाएं। करेक्शंस करने के लिए सरकार को रेडी भी होना चाहिए कि भी हम इसको नेगोशिएशन के बाद जो भी हमने जो बिल पास किया है, जो भी हमने चीज़ बनाई है, उसमें अंदर क्या खामियां हैं उसको पास कर दें। सॉल्यूशंस कैन बी फाउंड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, और उसके बाद सॉल्यूशन आप बैठ के निकाल सकते हैं दोनों के बीच में। इन इंडिया पीपल कैन ऑल्सो अप्रोच द कोर्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए, पहला तरीका इन्होंने बता दिया बातचीत के द्वारा, दूसरा इन्होंने बताया है थ्रू कोर्ट्स के माध्यम से भी समस्या सॉल्व हो सकती है। द कोर्ट असेसेस द आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय द पार्टीज टू अ कॉन्फ्लिक्ट एंड गिव्स इट ओपिनियन बेस्ड ऑन द लॉ। कोर्ट जो है वो आर्ग्यूमेंट सुनेगा दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज, यानी कि अगर दो पार्टियां जो है, एक रूलिंग पार्टी और एक अपोजिशन पार्टी, अगर वो लोग अगेंस्ट में है तो दोनों पार्टीज को ले लो, या फिर जैसे पब्लिक ओपिनियन की बात करें, आम जनता, तो आम जनता की राय ली जाएगी, और जो व्यक्ति जिसने सरकार ने वो कानून बनाया है, सरकार की बात सुनी जाएगी और पब्लिक की बात सुनी जाएगी, और उसके बाद उस बिल के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा कि लॉ के हिसाब से देखा जाएगा कि वो सही है या नहीं, क्या उसको कानून के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर बनाया गया है कि नहीं। अगर वो सब ठीक है तो फिर उसके हिसाब से डिसीजन दिया जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स टू बी रिजॉल्व फॉर अ पीसफुल एंड स्टेबल एग्जिस्टेंस। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से और स्टेबिलिटी से एग्जिस्ट करना चाहते हैं। तो अगर ऐसे लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे तो हमारे लिए तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। वी ऑल नो दैट व्हेन देयर इज पीस देयर इज प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि जहाँ पर शांति होती है वहीं पर प्रॉस्पेरिटी, वहीं पर उन्नति भी आती है। अ नेशन कैन ओनली प्रोग्रेस व्हेन देयर इज स्टेबिलिटी, यूनिटी एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। एक देश जो है वो तभी प्रोग्रेस करेगा जब वहाँ पर स्टेबिलिटी है, यूनिटी है और हार्मनी भी है। अब आगे हम देखेंगे इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में। द टू गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी आर इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो ये जो दो वर्ड्स आप सुन रहे हैं, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं हमारे डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द पीपल्स गवर्नमेंट एंड हेंस इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल द पीपल आर इंक्लूडेड इन इट। तो डेमोक्रेसी की बात करें तो गवर्नमेंट जो है ये लोगों की सरकार है, इस कारण से इसके अंदर लोग भी होने चाहिए, यानी कि लोगों का इसके अंदर होना बहुत ही जरूरी है। आगे कहा गया है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंश्योर्स दैट द राइट टू वोट इज एक्सटेंडेड टू ऑल इक्वली। अब इसके मुताबिक बोला गया है
कि राइट टू वोट जो है वो सब लोगों को समान रूप से सब तक पहुंच सके। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब डोमिनेट कर रहा है और बाकी लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। तो वोटिंग का अधिकार जो है वो सबको बराबर मात्रा में दिया गया है, बराबर रूप से दिया गया है, भले वो किसी भी कम्युनिटी का है, किसी भी ग्रुप का है, किसी भी रिलीजन का है। तो यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेंचाइजी का मतलब राइट टू वोट। तो राइट टू वोट जो है वो सबको इक्वली दिया जाए बिना किसी भेदभाव के। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वालिटी ऑफ द लॉ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का दूसरा एस्पेक्ट यहाँ बताया गया है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वालिटी ऑफ द लॉ, कि कानून सबके लिए बराबर है और सब कानून के लिए बराबर है। अब भले वो कोई मंत्री हो या कोई गरीब किसान हो, वो दोनों जो है कानून की नज़र में समान है और उन दोनों के लिए भी कानून समान है। दिस मीन्स दैट एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज एट्सेट्रा। तो इसका मतलब हुआ कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति है, भले वो किसी भी धर्म से जुड़ा है, कुछ भी है, वो किसी भी कास्ट का है, कुछ भी है, लेकिन वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वालिटी से उसके साथ पेश आया जाएगा। इन अ डेमोक्रेसी एवरीवन हैज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, फ्रीडम टू टेक अप एनी जॉब एट्सेट्रा। अब बात की जाए फ्रीडम्स की, हम आपकी और हमारी राइट्स की बात की जाए तो डेमोक्रेसी के अंदर हमें अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, हम कोई भी धर्म चुन सकते हैं अपने लिए, फ्रीडम टू टेक अप एनी जॉब, हम कोई भी काम कर सकते हैं अपने लिए एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी जो राइट्स हमें दी गई हैं। Justice ensures that the rights of all people are protected and that each one gets his or her due. अब जस्टिस जो है यानी कि न्याय जो है वो ये इंश्योर करता है, यानी कि न्यायालय, हमारी जो कचहरियाँ हैं, हमारे जो कोर्ट्स हैं, वो इंश्योर करते हैं कि लोगों की राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, हर एक व्यक्ति की जो राइट है वो प्रोटेक्टेड रहें और हर एक व्यक्ति को वो बिना किसी भेदभाव के उसका हिस्सा मिले, यानी कि उसका जो राइट है, उसका जो अधिकार है, उसको न्याय पाने का जो अधिकार है वो उसको मिले। The Constitution of India also mentions that justice must cover social, economic and political aspects. भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी लिखा है कि जस्टिस सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पर भी लोगों को मिलना चाहिए। However, we all know that India still has much to achieve in the areas of equality and justice. तो ये लाइन जो लिखी है बहुत ही सही लिखी है कि भारत अभी भी इक्वालिटी और जस्टिस की तरफ अगर हम जाना चाहें तो अभी भी बहुत लंबी राह हमारे लिए बाकी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ये प्रैक्टिस भी किया जाता है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि पैसे वाले लोग जो हैं, जो कहीं ना कहीं भेदभाव हमें सुनने को मिल ही जाता है, देखने को मिल ही जाता है। जो न्याय है हमारा वो इतना महंगा है, कोर्ट में कई कई साल लग जाते हैं, कभी कभी तो जो आदमी जिसने कोर्ट में केस दायर किया है वो व्यक्ति गुजर जाता है, उसके बाद तक भी डिसीजन नहीं आता है। तो इस तरीके से, और कभी कभी पैसा वैसा देकर मतलब खींचा जाता है, केसेस को लंबा किया जाता है। बहुत सारी ऐसी खामियां हैं हमारे सिस्टम के अंदर जो धीरे धीरे दूर होनी चाहिए और हो जाएंगी। पोवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टिल एग्जिस्ट इन अ कंट्री। अब बात की जाए गरीबी, इलिटरेसी यानी कि अनपढ़ता, बेरोजगारी और कास्ट के नाम पर जो हमें आपस में भेदभाव करते हैं, आज भी हमारे देश में प्रचलित है, यानी कि आज भी हम ये चीज़ों को मानते हैं। इनकम इक्वलिटीज़ हैव क्रिएटेड वास्ट गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। अब जो गरीब है वो बहुत गरीब है और जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जिस कारण से इनके बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा हो गया। ईच सिटीजन ऑफ अ कंट्री मस्ट अबाइड बाय हिज और हर ड्यूटीज टू इंश्योर दैट अ नेशन प्रोग्रेसेस, दैट वी अचीव इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। भारत का हर एक नागरिक जो है उसे ये पूरे तरीके से कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरे तरीके से निभाए, देश के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसको अच्छे से निभाए, तभी हमारा मुल्क जो है वो प्रोग्रेस कर पाएगा और हम इक्वालिटी और जस्टिस फॉर ऑल जो है इस चीज़ को हम अचीव कर पाएंगे, इस चीज़ तक हम पहुंच पाएंगे। वरना फिर इसी तरीके से नहीं तो सब कुछ चलता रहेगा और जो देश है हमारा पूरे तरीके से डेवलपमेंट के रास्ते पर अग्रसर नहीं हो पाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।